मैपिंग इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का बेस बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं हमको भारत के बारे में पढ़ना है, इंडिया का जीएस हमको करना है, तो इसमें जो कोर सब्जेक्ट है इसमें आपका एक भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसके बाद हिस्ट्री है, इतिहास है, और इसके बाद संविधान है जो मैंडेटरी आपको पढ़ना है कंपलसरी तरीके से। इन पर तीनों पर कमांड होना चाहिए। अगर आप इसको बेहतर तरीके से करते हैं तो इसका कमांड बनेगा, और इसको बेहतर तरीके से करते हैं तो इसका कमांड बनेगा। ये तीन सब्जेक्ट एक दूसरे के, याद रखना बेटा, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी इनकी है। अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो आपको इतिहास पढ़ने में आसानी जाएगी, संविधान पढ़ते हैं तो संविधान पढ़ने में, सॉरी इतिहास पढ़ेंगे तो संविधान पढ़ने में आसानी जाएगी। ठीक, चीजें समझ में आ रही है? हाँ, क्या बोलना चाह रहा हूं? तो भूगोल का बेस बनाना है, भारत के भूगोल का बेस बनाना है तो मैपिंग होना चाहिए, मैपिंग आपको करना है। मैपिंग में ज्योग्राफी भी जुड़ता है, हिस्ट्री भी जुड़ता है, पॉलिटी भी जुड़ता है, तीनों सब्जेक्ट जुड़ेंगे। अब मैं बोलूंगा आपको, अगर मैं बोलूंगा ये आपका इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है, इधर छोटा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भारत है आपके सामने। तो भारत में प्रायद्वीपीय, भारत के बारे में अपन पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अपन पढ़ रहे थे, पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया हमको पढ़ना है, जिसमें हमको बहुत सारे माउंटेन सीरीज के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे आपका क्या पठार के बारे में, प्लेट्यू के बारे में पढ़ना है। कल बताया हूँ, अरावली पढ़ना है, सतपुड़ा पढ़ना है, विंध्याचल पढ़ना है, इधर मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब बताया हूँ, है ना, दक्कन का पठार। तो इस वाले टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको लगभग आधा घंटा 45 मिनट में मैं आपको राजस्थान कराऊंगा। क्लियर है? ठीक, आज हम राजस्थान से शुरू करेंगे, और जिन बच्चों का ये छूटा हुआ है इसका भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, ठीक है, उसको कर कर आपको कंप्लीट करना है। आपका नोट्स, आपकी कॉपी राजस्थान से बननी चाहिए। क्लियर? इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत थोड़ी है। इसका कनेक्टिविटी इससे होगा तो मैं कनेक्ट करके वहीं बता दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी वरीड नहीं होना। प्लीज बॉदर अबाउट दैट कि मेरा महाराष्ट्र छूट गया, मेरा गुजरात छूट गया, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र छूट गया सर, मैं कैसे करूंगा? अरे भाई तुम पहले राजस्थान को पढ़ो, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा अप्रोच है ना बेटा, ये अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस है। सिलेबस में आपको कराऊंगा इसको तो 1 महीना जबरदस्ती मेरा ऐड होगा, पर मेरे को पता है कि आप बिगिनर हैं और आप फाउंडेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका फाउंडेशन अगर मजबूत हुआ तो आप आगे काम कर सकते हैं। तो फॉर दोज पर्पज ओनली कि आपका फाउंडेशन बेस्ट हो जाए, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा मैपिंग। ओके, देन स्विच करेंगे अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा में। तो ये राजस्थान है बेटा। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान को राजाओं की भूमि कहते हैं, राजाओं का क्षेत्र, राजाओं का स्थान, राजाओं की भूमि, ये राजस्थान है। इसकी राजधानी, द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, ये जयपुर है बेटा, जयपुर। यहां बोलने वाली जो भाषा है, लैंग्वेज है, इन लोग हिंदी और राजस्थानी बोलते हैं, मरवाड़ी बोलते हैं बेटा, मरवाड़ी लैंग्वेज, राजस्थानी दैट मीन्स मरवाड़ी लैंग्वेज। ठीक, यहां पर त्योहार याद रखना, त्योहार तो बनाते हैं गणगौर। क्या बोला? गणगौर।
त्योहार गणगौर नृत्य भी करेंगे, तो गणगौर करेंगे, गणगौर नृत्य करेंगे और घूमर नृत्य करेंगे, घूमर नृत्य करेंगे। इसकी विशेषता है अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अकॉर्डिंग टू द एरिया सबसे बड़ा राज्य है बेटा। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन को पकड़ना है। राजस्थान का एक्चुअल मीनिंग क्या था? राजाओं का स्थान। इतिहास के है ना पर्पस से, इतिहास के पर्पस से आपको जानना है कि राजाओं का स्थान राजस्थान कहलाता था। फॉर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द राजस्थान? राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी व राजस्थान। कौन सा त्योहार मनाते हैं? गणगौर। नृत्य में क्या करेंगे? घूमर और गणगौर। ओके राजस्थान में काम करना है, राजस्थान पे काम करना है, तो राजस्थान पे काम करने के लिए आपको डियर जो पॉइंट या जो बेस बनाना है वो सबसे पहले NH8 को बनाओगे, नेशनल हाईवे 8। अभी इस पर काम करेंगे। दूसरा बेस जो बनेगा वो बनेगा अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। तीसरा जो बेस बनाएंगे वो बनेंगे मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है, से लगे स्पॉट या शहर। चौथा क्षेत्र जो बनाएंगे वो मारवाड़ का क्षेत्र बनाएंगे। मारवाड़ का क्षेत्र अर्थात अरावली का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। अगला क्षेत्र जो बनाएंगे मेवाड़ का क्षेत्र बनाएंगे अर्थात अरावली का पूर्वी हिस्सा। एकदम सेगमेंट में बांटना सीखे ना आप, चीजें तभी याद होंगी। सेगमेंट में बांटना सीखिए। मैं बोला कि हम पहले तो बेस बना लेंगे NH8 को, जैसे ही NH8 काम खत्म हुआ अरावली बनाएंगे। अरावली खत्म हुआ फिर सीधा मध्य प्रदेश के बॉर्डर को देखेंगे कौन कौन से स्पॉट है, फिर पूरा मरुस्थल एरिया को देखेंगे। मारवाड़ मतलब मरुस्थल, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद मेवाड़ वाले हिस्से पर काम करेंगे। तो मेवाड़ मतलब आपका NH8 कवर कर लेगा, अरावली कवर कर लेगा। ये आपका राजस्थान है। राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात करूं तो राजस्थान के जस्ट नीचे में गुजरात है। कौन सा शहर है? गुजरात। और गुजरात के राजपीपला से, राजपीपला, एक तो विंध्याचल, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा जो पर्वत निकल रहा है ऐसा, यह अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सा बोल रहा हूं? अरावली। समझ में आ रहा बात? ये पूरा अरावली माउंटेन सीरीज है। दिखना चाहिए बेटा अरावली आपको, है ना। अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद जस्ट हरियाणा लग गया और हरियाणा से लगा हुआ दिल्ली है। क्लियर? तो ये दिल्ली है बेटा। हाँ हाँ, जाइए जाइए भैया जाइए, आराम से जाइए, रिलैक्स होकर। ये आपका दिल्ली है। समझ में आ रहा बात? तो मैं लिखा राजस्थान को, राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रेणी में एक तो अरावली पकड़ना है, अरावली पर्वत श्रेणी। और देखो इसको पेनिसुलर इंडिया में भी कवर करेंगे, यहां भी कवर करेंगे, तो 2 बार होगा तो और अच्छे से हो जाएगा। अब अरावली राजस्थान की प्रमुख पर्वत श्रेणी है।
अरावली की भूमिका याद रखना। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार, एक्सपांशन, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। तो सर्वाधिक विस्तार कहां है? राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणी की विशेषता बतानी है कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत, द ओल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया, अरावली पर्वत। इसका निर्माण हिमालय से कई हजार वर्ष पूर्व हो चुका है। अब सोचिए, अगर कोई पर्वत है जो बहुत मतलब अपनी वृद्धावस्था पे है, ये वृद्धावस्था मतलब अभी ओल्ड हो गया। जैसे हम हिमालय की बात करते हैं तो युवा पर्वत बोलते हैं, यह वृद्धा पर्वत है, मतलब यह अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। अरावली माउंटेन सीरीज, क्या बोलो, समझ में आ रहा है? अरावली पर्वत श्रेणी अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। इसीलिए अरावली को बोलना कि ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। जैसे उसको फोल्डिंग में यंग फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं, इसको रेसिडुअल अवशिष्ट माउंटेन बोलते हैं। क्लियर? मतलब जैसे हिमालय अगर ऊंचा है तो अरावली उसके थोड़े नीचे है, अवशिष्ट है अरावली का। कंपैरिजन समझ में आ रहा है उधर? अवशिष्ट माउंटेन मतलब अपना घिसा पीटा अवस्था में है ये। रेसिडुअल मतलब इसका क्षरण है ना, अपक्षय, अपक्षय अपर्दन हो के याद रखना बेटा, ये अपने अंतिम अवस्था से, अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है, वृद्धावस्था से गुजर रहा है। क्लियर? जबकि हिमालय की उत्पत्ति अभी भी हो रही है, इसलिए इसको युवा वलित पर्वत कहते हैं। अरावली श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। सर्वाधिक विस्तार कहां है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है। ओके, अरावली वृद्धावस्था में है बेटा, अपने अंतिम चरणों से गुजर रहा है। इसी अरावली की विशेषता में अगला बताना, अरावली एक्चुअल में दक्षिण पश्चिम, नीचे साइड में अगर बात करूं तो साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व तक फैला है। क्या बात है, समझ में आ रही है? साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा दिख रहा है आपको? ऐसा, ये साउथ और ये ईस्ट, सॉरी साउथ और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। इसी कारण जब इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे, भारत की जलवायु, मानसून वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो जो भी दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है ना, वो जब भारत में प्रवेश करती है तो इस पर्वत के पैरेलल हो जाती है। क्लियर है ना? भारत में वर्षा जो शुरुआती वर्षा होती है कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून। जो इधर से, जो केरल साइड से, केरल, कर्नाटक है ना, महाराष्ट्र साइड से जो आपका मानसूनी हवाएं आ रही है, वो अरावली के जस्ट पैरेलल हो जाती है। इसीलिए इधर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। इधर आपका कहीं ना कहीं बारिश नहीं होता है, और यहां पर बारिश नहीं होता है, इसलिए थार का मरुस्थल एरिया निर्मित होता है। तो यहां बताना है आपको, है ना, फॉर प्री मेंस दोनों के पर्पज से आपको बता रहा हूं। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व विस्तार होने के कारण जो मानसूनी हवाएं पैरेलल हो जाती है, और जब पैरेलल हो जाती है इस कारण से राजस्थान के याद रखना वेस्टर्न साइड में वर्षा नहीं हो पाती, पश्चिमी हिस्से पर वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए यहां थार का मरुस्थल एरिया निर्मित होता है। क्लियर? अब जब कोई पर्वत होगा तो पर्वत की विशेषता यह होती है बेटा कि हर एक पर्वत का नाम एक पीक पॉइंट होता है। ऐसे पर्वत फैला हुआ है तो एक जगह में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होगा। तो याद रखना, अरावली की जो ऊंची चोटी होती है, तो अरावली के शिखर पर गुरु बैठा है। याद रखना, ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर है ना डियर। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर है।
इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इसका विस्तार है। और इस प्रकार की संरचना होने के कारण जो मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है इसके पैरेलल हो जाती है। इस कारण से इसके वेस्टर्न साइड में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है, जिसके कारण इसके वेस्टर्न साइड में पश्चिमी हिस्से पर वर्षा नहीं होती, थार का मरुस्थल एरिया निर्मित होता है। ओके, इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर, क्या बोल रहा हूं, गुरु शिखर। तो अरावली के शिखर पर कौन है, गुरु, कौन है, गुरु। क्लियर हो रहा है। 17-22 मीटर इसकी हाइट है। अरावली की ऊंची चोटी, द पीक पॉइंट ऑफ अरावली माउंटेन सीरीज इज अ गुरु शिखर, है ना। इसकी हाइट कितनी है, 1722, 1722 मीटर ऊंचा है। ओके, अरावली के पूर्वी हिस्से को मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता था। मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ के शासक के बारे में पढ़े। अरावली के वेस्टर्न साइड में पश्चिमी हिस्से को मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता था। बोलो हाँ कि ना। ये मेवाड़ क्षेत्र, ये मारवाड़ क्षेत्र। अरावली एक ऐसा माउंटेन सीरीज है जो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांट रहा है, मेवाड़ तथा मारवाड़। ओके, बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ डियर। ध्यान से देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के राजपीपला से, गुजरात के राजपीपला से, याद रखना बेटा, गुजरात के राजपीपला से राजस्थान, राजस्थान का हरियाणा होते हुए दिल्ली, दिल्ली तक इसका विस्तार है बेटा। तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली, इसका विस्तार एक्सपांशन है। अरावली एक ऐसा पर्वत श्रेणी है जो कि अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत मतलब रेसिडुअल माउंटेन है। यह वृद्धावस्था पर है। आज से कई हजार, हिमालय से भी कई हजार वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो चुका है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, पर्वतमाला है। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 17-22 मीटर इसका पिक पॉइंट है। ओके, अरावली का विस्तार एक्सपांशन जो अरावली का है, इसका संरचना, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक, दिल्ली के उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। जिस कारण जो मानसूनी हवाएं, क्योंकि आगे क्लाइमेट भी पढ़ना है आपको, तो मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है तो अरावली पर्वत से इसका कहीं ना कहीं, है ना, इरोजन या टकराव हो नहीं पाता, कोलाइड नहीं कर पाती। ये पैरेलल हो जाती है, समानांतर होकर आगे बढ़ जाती है और उधर आपका हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पहाड़ी से जाकर टकराती है, जिससे हिमाचल प्रदेश में तो वर्षा कराती है, परंतु राजस्थान का जो वेस्टर्न साइड है वहां वर्षा नहीं करा पाती। इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश याद रखना निर्मित होता है और थार का मरुस्थल क्षेत्र निर्मित होता है। हिमालय से कई हजार वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो चुका है, इसलिए भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इसी अरावली में जो अरावली का घाटी क्षेत्र है, लॉक हो गया है क्या, अरावली के घाटी क्षेत्र को हल्दी घाटी का क्षेत्र कहते हैं। फेमस घाटी, हिस्ट्री में काम देगा, हल्दी घाटी अरावली का घाटी है। हल्दी घाटी का क्षेत्र कौन से पर्वत श्रेणी में देखने को मिलता है, अरावली। जबकि इसी में नीचे साइड में हल्दी घाटी जहां है वहीं पर आपका माउंट आबू है। माउंट आबू हिल्स है बेटा, हिल्स पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो अरावली का फेमस पर्यटन स्पॉट कौन सा है, माउंट आबू। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां है, तो माउंट आबू। कहां है डियर, माउंट आबू। ये वाला जो बेल्ट दिख रहा है आपको, यह हल्दी घाटी का क्षेत्र है और इसी हल्दी घाटी में क्या है, तो माउंट आबू हल्दी घाटी है ये। और यहीं पास क्या दिख रहा है, तो माउंट आबू। और माउंट आबू में क्या है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। बोलिए हाँ कि नहीं। अरावली पर्वत श्रेणी, एक बार बोलूंगा पूरा माइंड में सेट कर। देखो बेटा, इतना समय लेने का एक ही उद्देश्य रहता है,
आपको यही चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में अगर अरावली से आया तो लगना चाहिए। अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण, रेसिडुअल माउंटेन कहा जाता है इसे, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से भी कई हजार वर्ष पूर्व हो चुका है और यह अपने जीवन के अंतिम अवस्था में है, वृद्धावस्था में है। अरावली एक वृद्ध पर्वत श्रेणी है। जब कोई पर्वत श्रेणी होता है तो उसका एक ऊंचा चोटी होता है, पीक पॉइंट होता है। भाई हर जगह में समान तो नहीं होगा, किसी जगह में ऊंचा होगा। तो अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 17-22 मीटर इसकी हाइट है। अरावली पर्वत श्रेणी याद रखना है, राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटता है, मारवाड़ और मेवाड़। वेस्टर्न साइड मारवाड़, ईस्टर्न साइड मेवाड़। ओके, मेवाड़ में ही चित्तौड़गढ़ का किला आगे अपन पढ़ेंगे। मेवाड़ शासक राजा मालदीव का युद्ध होगा शेर शाह सूरी के साथ। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान खो बैठता, डायलॉग देगा शेर शाह सूरी। अभी पूरा स्टोरी बताऊंगा आपको। तो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटने के लिए विभाजक पर्वत, डिवाइडर माउंटेन के जैसा काम करा अरावली। ओके, इसी अरावली में फेमस पर्यटन स्पॉट है माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। घाटी क्षेत्र को हल्दी घाटी का क्षेत्र कहते हैं। इतिहास में अपन हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे, तब उस समय माइंड पूरा अरावली में जाना चाहिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट अरावली। अरावली क्लोज किए। अब जो अगला बेस बनाना है बाबू, ये अपन बनाएंगे गुजरात, और गुजरात से पहले महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली। याद रखना बेटा, ये है नेशनल हाईवे 8, दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा बात? NH8 को पकड़ना है। आई कम वंस अगेन, जब भारत में परिवहन वाला टॉपिक आएगा, परिवहन, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो बताना, ट्रांसपोर्ट किसी देश की अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतरीन है, अगर किसी देश में यातायात का साधन सबसे बेस्ट है, तो यह डेफिनेटली तय करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को, द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। यातायात बढ़िया है, अगर यातायात बढ़िया है, परिवहन बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट बढ़िया है, तो आप आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस को, आसानी से आयात निर्यात, आपकी आयात निर्यात की प्रक्रिया को आप आसानी से चला सकते हो। तब तो अगर वस्तु जाएगा, किसी क्षेत्र में कच्चा माल पहुंच पा रहा है, अगर मान लीजिए कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप लगाए हैं और वहां रॉ मटेरियल पहुंच जा रहा है, अगर रॉ मटेरियल जा रहा है तो वहां का पक्का माल बन के आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी प्रकार से बोला चाहिए कि जैसे कि कोई भी आपका पक्का उत्पाद बनाना है, जैसे पक्का उत्पाद में एक मान लीजिए एल्यूमिनियम बनाना है, या फिर आपको स्टील बनाना है, या फिर आपको कुछ ना कुछ में जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। अब जहां कोयले की खुदाई हो रही है, उस कोयला को मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं थर्मल पावर प्लांट में, तो कहां से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे? तो उस पर काम क्या कर रहा है? परिवहन। कौन काम कर रहा है? परिवहन। मान लीजिए बाबा बुदन की पहाड़ी से लोहा मेरे को मिल रहा है, आयरन ओर, अब उस आयरन ओर को लेकर स्टील में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होगा? क्या बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन बन पाएंगे? क्या नहीं बन पाएंगे? तो उस आयरन ओर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूं? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट जब भी देखेंगे, देखो बेटा, पैसेंजर ले जाना ये तो अच्छी बात है, पैसेंजर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे, पर अगर यातायात का सही उपयोग होता है तो वस्तु का आयात निर्यात करने, है ना, चाहे वस्तु कच्चा माल हो या फिर पक्का माल हो, फाइनल प्रोडक्ट हो या रॉ मटेरियल हो, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। अगर किसी देश में परिवहन की व्यवस्था अच्छी है तो उस देश की अर्थव्यवस्था डेफिनेटली अच्छी होगी। इसीलिए भारत सरकार क्या करती है? रेल परिवहन को बेस्ट करने की कोशिश करती है, सड़क परिवहन को बेस्ट करने की कोशिश करती है, एयर, है ना, वायु परिवहन को भी अच्छा करने का कोशिश करती है। जल परिवहन हमारे यहां क्या है कि उत्तर भारत की नदियों में एक ड्रॉबैक क्या है कि ये जब बरसात होता है तभी उफान पर होती है,
हिमालय एक रीजन है, ठीक है। जब उत्तर भारत की नदियां होती है, ये बरसात के दिनों पर उफान होती है, बाकी दिनों में ये सूख जाती है। इसी कारण हम लोग एयरवेज क्रिएट नहीं कर पाते। कुछ नदियों में है वाटरवेज की सुविधा, पर भारत में वाटरवेज का ज्यादा प्रचलन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ की नदियां 12 महीना आपसे सदा नहीं रहती, जल से भरी रहती, ठीक है, तो हम आसानी से वाटरवेज क्रिएट कर सकते थे। तो मैं बोला परिवहन में सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है? सड़क परिवहन, रोडवेज। हाँ तो बोलिए, रोडवेज। दूसरा पकड़ना है रेल परिवहन, रेलवेज। और तीसरा पकड़ना है बेटा, अब याद रखना बेटा, वायु परिवहन, एयरवेज। और जो चौथा पकड़ना है वो याद रखना वाटरवेज, जल परिवहन को पकड़ना है, वाटरवेज। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान है बेटा। आप वस्तु का, है ना, वस्तु को निर्मित कर ले रहे हैं, अगर वस्तु को आप बना ले रहे हैं, कच्चा माल से पक्का माल में कन्वर्ट कर ले। मान लीजिए आप टमाटर से टमाटर सॉस बना लिए, टमाटर से टमाटर सॉस, सपोज दैट, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में टमाटर है, ठीक है, टमाटर की खेती, टमाटर का मंडी है ना लुड़ेक में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है समझो लुड़ेक में। जबकि इमली की मंडी में जगदलपुर, तो इमली ले आ रहे हो और इमली से इमली का फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, बना भी ले रहे हो, अब उसको जापान भेजना है, कैसे भेजोगे? हाँ, उसको अमेरिका भेजना है, कैसे भेजोगे? उसको रसिया भेजना है, कैसे भेजोगे? वस्तु का आयात निर्यात करने के लिए कौन सा चीज डिपेंड करता है? परिवहन। समझ में आ रहा है? अब जब सड़क परिवहन की बात होगी डियर, तो सड़क परिवहन में आपको सबसे पहले जो 6-4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क होंगी, ठीक, 6-4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क होगी, याद रखना। इसको जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करेगी, स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी देगी, राज्य को राज्य से जोड़ेगी, यह होता है नेशनल हाईवे। क्या होता है? नेशनल हाईवे। आगे नेशनल हाईवे को एक्सप्लेन करूंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, तो सड़क, एक सड़क हमको दिखता है नेशनल हाईवे, दूसरा किसी स्टेट के भीतर में होता है स्टेट हाईवे, जो केवल उसी राज्य के भीतर में एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ने का काम करेगा। एक होता है डिस्ट्रिक्ट रोडवेज, जो उस जिले के भीतर में एक तहसील को दूसरे तहसील से जोड़ने का काम करेगा। एक होता है लोकल रोड। तो इस प्रकार से 3-4 रोड होती हैं, ठीक है। रेल परिवहन में आप लोग रेलवे जोन वगैरह के बारे में देखेंगे, वायु परिवहन में एयरपोर्ट वगैरह के बारे में देखेंगे, और वाटरवेज में आपका वाटरवेज के बारे में देखेंगे। ये परिवहन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी मेरा काम किससे है? नेशनल हाईवे से। किससे है? नेशनल हाईवे। तो सबसे पहला बात कि भाई ये नेशनल हाईवे होता क्या है, तो आपको पता है कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग ये चौड़ी चौड़ी सड़क होंगी बेटा, चौड़ी चौड़ी सड़क होंगी, 6 लेन, 4 लेन, इस प्रकार से चौड़ी चौड़ी सड़क होंगी। और ये याद रखना बेटा, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है, स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी ये प्रदान करता है। पर ये नेशनल हाईवे बनाना है तो इंडियन गवर्नमेंट को बनाना है, भारत सरकार बनाएगी। इंडियन गवर्नमेंट जाकर तो जगह जगह जाकर काम नहीं कर सकती, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अपनी एक एजेंसी को ठेका दे देती है। सरकार की एजेंसी है बेटा, याद रखना, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में सड़क निर्माण कार्यक्रम जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित करेगी, देखो स्टेट हाईवे का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पर नेशनल हाईवे पर काम कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। तो भारत सरकार ये ठेका पूरा अपना, जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी एजेंसी को सौंप देगी, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है। ओके, नेशनल हाईवे निर्मित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का जिम्मेदारी किसका है? NHAI।
अब इसने एक परियोजना को लागू किया, एक प्रोजेक्ट लाया। आगे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे जब परिवहन वाला टॉपिक आएगा। क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही है? जब परिवहन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब उस प्रोजेक्ट को डिटेल से देखेंगे। अभी याद रखना बेटा, भारत के 4 बड़े महानगरों को, भारत के 4 बड़े महानगरों को सड़क के माध्यम से जोड़ना था। इसलिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट को, एक परियोजना को संचालित किया। भारत के 4 बड़े महानगर में सबसे पहले तो एक है आपका मुंबई। क्या है? मुंबई से दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। और दिल्ली से कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और कोलकाता से क्या है? चेन्नई। भारत के 4 बड़े महानगर, इनको सड़क के माध्यम से जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया, इसको याद रखना। इसकी संरचना कैसे बनी है? आपका क्वाड्रिलेटरल, याद रखना बेटा, चतुर्भुज जैसी। इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया। भारत सरकार ने भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया, जिसके अंतर्गत भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया। अभी आपको केवल इतना जाना है, चेन्नई से मुंबई 4, NH4। क्या कहा गया? NH4। NH7 नहीं है ना, NH44। ये यहां से जाएगा कहां? श्रीनगर। क्लियर? उस पर बाद में बात करेंगे। इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं उसको, ठीक? उत्तर दक्षिण गलियारा, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी मेरे को मुंबई से दिल्ली जाना है ना, इतना ही बताने के लिए मैं इतना बता रहा हूं ताकि आगे क्लास में काम आए। चेन्नई से मुंबई नेशनल हाईवे 4, मुंबई से दिल्ली NH8। तो मुंबई से गुजरात, गुजरात से राजस्थान। क्लियर? ये NH8 है, NH8। क्लियर हुआ? अब NH8 में जैसे ही मैं गुजरात का अहमदाबाद गांधीनगर क्रॉस किया तो सीधा मैं राजस्थान इंटर कर रहा हूं, और जैसे ही राजस्थान इंटर करूंगा ये आपको पड़ेगा उदयपुर। क्या बोला? उदयपुर। उदयपुर से भागा हूं तो पकड़ा हूं चित्तौड़गढ़। क्या बोल रहा हूं? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्रॉस किया, उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्रॉस किया तो पाया हूं अजमेर। क्या है? अजमेर। अजमेर से भागा हूं तो पाया हूं जयपुर। क्या है? जयपुर। और जयपुर से आगे बढ़ा तो पाया हूं अलवर। क्या है? अलवर। ये अलवर है, ये अलवर है, जबकि ये है खेतड़ी। क्या है? खेतड़ी। ये खेतड़ी है, ये है झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। ये झुंझुनू है, जबकि ये है मकराना। क्या बोल रहा हूं? मकराना। ये मकराना है, ये खेतड़ी है, ये झुंझुनू है, ये अलवर है, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसी उदयपुर में एक तो पकड़ोगे, एक ये झील है अन्ना सागर झील, और ये है पुष्कर झील। पुष्कर झील, अभी 2 तो झील का नाम पकड़ो, अन्ना झील, अन्ना सागर झील और पुष्कर झील। दिखाई दे रहा है क्या? वेरी गुड। अन्ना सागर झील और पुष्कर झील। इसी अन्ना सागर झील से नदी निकालोगे लूनी। कौन सी नदी? लूनी। लूनी नदी की विशेषता है भूमि से निकल के भूमि में विसर्जित हो जाती है। पहला पॉइंट, ओरिजिन भी आपका लैंड पार्ट से हो रहा है। और याद रखना बेटा, याद रखना, मर्जिंग या फिर आपका बोलना चाहिए विसर्जन, डेपोजिशन, ये भी आपका भूमि में हो रहा है। इसको बोलते हैं कच्छ का रण, दलदली एरिया, कच्छ का रण। गुजरात में पढ़े हो, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कच्छ का रण। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे। कच्छ का रण, तो कच्छ का रण याद रखना बेटा, कच्छ का रण निकाल रहा है कहां से? अन्ना सागर झील से।
अन्ना सागर झील से, अन्ना सागर झील से निकलकर कच्छ का रण में विसर्जन है, गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, कच्छ की खाड़ी, सॉरी गल्फ ऑफ कच्छ बोल रहा हूं, कच्छ का रण। ओके, कच्छ का रण, कच्छ के रण में विसर्जन है इसका। दलदली क्षेत्र में देखो, यहां भूमि से निकली, झील से निकली, और किसी भी जाकर आपका सागर या महासागर में नहीं मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर रही है, ना अरब सागर में। तो भारत की एक ऐसी नदी है लूनी नदी, जो जिसकी विशेषता क्या है, भूमि से निकलकर भूमि में विसर्जित होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। राजस्थान की प्रमुख नदियों में एक नदी है लूनी नदी, जिसका उद्गम अन्ना सागर झील से होता है। अन्ना सागर झील से लेकर कच्छ के रण तक ये बहती है। तो याद रखना, राजस्थान के अन्ना सागर झील से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में इसका विसर्जन होता है। ओके, ये पुष्कर झील है, जिसके तट पर पुष्कर शहर है। कौन सा शहर है? पुष्कर। तो पुष्कर अजमेर के पास लेना है पुष्कर को। ब्रह्मा जी का मंदिर है, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, पहले नाम याद करें। ये है आपका नेशनल हाईवे 8, NH8 है ना बेटा, क्या है? NH8। सबसे पहले मैं बोला गुजरात, अहमदाबाद, अहमदाबाद से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, खेतड़ी, झुंझुनू, मकराना, इधर को बाद में खोलेंगे। यही पर पोखरण है, पोखरण बताऊंगा। पोखरण ये पूरा इधर वाले हिस्से पर है, मारवाड़ क्षेत्र में, थार के रेगिस्तान। पोखरण, उस पर बात करेंगे। ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू। उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। पहला पॉइंट लिखना नहीं है ना, सुनना है। लिखूंगा तो समय हो जाएगा। बेटा यहां पर पानी बोतल ला देना मेरा। उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। अरे मुंडी नहीं लाना है, हाँ बोलना है, झीलों का शहर। उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। इसको बसाने, मेरा पानी को लाना भाई। उदयपुर को झीलों का शहर, झीलों का शहर उदय राज के द्वारा बसाया गया शहर था। ये सब लिखने का जरूरत नहीं। पहला पॉइंट झीलों का शहर। प्रमुख झील में पहले तो अन्ना सागर और पुष्कर, दो ठो पकड़ो। अन्ना सागर झील है और पुष्कर झील है। ओके, उदयपुर को झीलों का शहर है, झीलों का शहर कहा जाता है। प्रमुख शहर में पुष्कर झील है और अन्ना सागर। आगे और झील है, दिखेंगे, पर पहले दो ठो याद रखो। हो गया। एक्चुअल में चित्तौड़गढ़ के पास अन्ना सागर झील है, और इसी अन्ना सागर झील से कौन सी नदी? लूनी नदी भूमि से निकलकर भूमि में विसर्जित हो जाती है। एग्जाम में पूछा है ना कई बार, तो थोड़ा ध्यान देंगे। वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदी भूमि से निकलकर भूमि में विसर्जित हो जाती है? लूनी नदी, राजस्थान। ओके, ठीक। देखिए, लिखने का तरीका आज सिखा रहा हूं, बाकी क्लास में नहीं बताऊंगा, आप लिखेंगे खुद से ना। NH8 नेशनल हाईवे 8 पर स्थित शहर। पहला पॉइंट बनाना ऐसा, सबसे पहले लिखेंगे उदयपुर, है ना? उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर का पहला पॉइंट झीलों का नगर। झीलों का नगर कहते हैं उदयराज के द्वारा बसाया गया नगर। प्रमुख झील में अन्ना सागर, अन्ना सागर झील है। अन्ना सागर झील की विशेषता है लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूनी। भूमि से निकलकर भूमि में मर्ज होती है, भूमि टू भूमि। क्लियर? उदयपुर से भागे है चित्तौड़गढ़। क्या बोला? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ये किला है, फोर्ट है, फोर्ट। चित्तौड़गढ़ का किला ना मेवाड़ के क्षेत्र में, मेवाड़ के क्षेत्र में मेवाड़ शासकों के द्वारा बनाया गया अभेद किला है। मेवाड़ शासकों द्वारा निर्मित अभेद किला। इतिहास में
किसी ने इसको जीत नहीं पाया, इसलिए इसको अभेद किला। जिसको भेदा ना जा सके वो अभेद। तो चित्तौड़गढ़ के किले को कोई जीत नहीं पाया। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ शासक हुए राजा मालदेव। क्या बोल रहा हूं? राजा मालदेव। राजा मालदेव यहां शासन कर रहे थे और इसके जो सेनापति थे, प्रमुख सेनापति में एक था जैता और एक था कुंभा। क्या बोला? कुंभा। ठीक। इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे डियर, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो भारतीय इतिहास में डियर हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद सॉरी हुमायूं के बाद अकबर। क्लियर? ध्यान से सुनना बेटा, मैं बोला हिस्ट्री भी जुड़ेगा मैपिंग में, ज्योग्राफी भी जुड़ेगा। देखो पर्वत पढ़े तो ज्योग्राफी जुड़ा। अब मैं मेवाड़ का एक विजय अभियान बता रहा हूं, जिसको है ना गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। क्या बोल रहा हूं डियर? गिरी सुमेल का। तो इतिहास के पन्नों में गिरी सुमेल का युद्ध। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेवाड़ के शासक हुए राजा मालदेव। अरे प्रवचन सुनने वाले लोग, सत्यनारायण भगवान की जय जय। बड़ा ना कॉम्प्लेक्स स्थिति है बेटा। हमारे एक मौसिया जी हैं, तो जब मैं छोटा था तो मौसी के घर जाता था, रहता है ना एक्साइटमेंट, यार ये मौसी के घर जाएंगे, मामा घर जाएंगे। तो मेरा एक भाई था, अभी वो शिक्षक कर्मी में लग गया है, वो है ना पोस्टेड पेंड्रा में, पेंड्रा रोड, वहाँ पर टीचर है। वो CGPSC क्रैक किया हुआ लड़का है, 222 रैंक आया, फिर भी पोस्ट नहीं मिला। सोच लो कितना कंपटीशन है जनरल में, दे रहा है अभी भी। तो उसके घर जाते थे। अब उसका आदत था कि वो लेट तक सोता था और हम लोग सुबह उठ जाते थे। भयंकर सोता था, उसको चिल्लाते थे उसके पापा रोज। अब पिताजी लोगों को तो बच्चों का चिंता रहता है ना, तो जैसे ही देर पार किए तो इसका भविष्य मेरे को अंधकार में दिख रहा है। पेटेंट डायलॉग था उनका, वैसे ही लग रहा है मेरे को, तुम्हारा भविष्य अंधकार में। मतलब सोचिए कि क्या होता है लोगों का ऑब्जर्वेशन। भाई तुम्हारा एक्टिविटी बता देगा ना कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा है। तुम्हारे चेहरे में तेज नहीं है, तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे काम में उत्सुकता नहीं दिख रही है, मतलब टीना ले लोहा ले, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ बेटा, तुम्हारे स्टैंडर्ड का बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तुम लोग PSC लेवल के स्टूडेंट हो, मतलब दिखना चाहिए एक्साइटमेंट, उत्साह दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैं बोला इतिहास में गिरी सुमेल का युद्ध भयंकर फेमस। गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में हमको पढ़ना है। गिरी सुमेल का युद्ध क्या है? तो जब हम लोग मुगल डायनेस्टी, मुगल बादशाह सॉरी मुगल वंश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उस समय बाबर का एक प्रमुख सेनापति हुआ शेरशाह। शेरशाह। तो बाबर को पता था कि मेरा पुत्र अयोग्य है। बाबर का पुत्र था हुमायूं। तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठता ना, उससे पहले शेरशाह को आपका सेनापति के पद से आपका कहीं ना कहीं बर्खास्त कर दिया। जान रहा है कि पुत्र अयोग्य है, मेरे मरने के बाद पुत्र को खतरा हो सकता है, और खतरा मेरे अपने से ही होगा। किससे होगा? शेरशाह। इसलिए शेरशाह को बाहर कर दिया। तो शेरशाह जब याद रखना मुगल सेनापति था, मुगल सेनापति के पद को जब त्यागेगा तो उसके बाद अपना खुद का साम्राज्य बनाएगा, जिसको हम लोग सूरी डायनेस्टी बोलेंगे। सूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो हुमायूं को ना जीवन भर खतरा था शेरशाह सूरी से, क्योंकि शेरशाह सूरी हिंदुस्तान को प्राप्त करना चाहता था। तो एक समय की बात है, शेरशाह मारवाड़ के क्षेत्र, मेवाड़ के क्षेत्र में आक्रमण किया, और उस समय थे मेवाड़ के बादशाह कौन थे? तो राजा मालदेव। इसके दो प्रमुख सेनापति जैता और कुंभा। जैता और कुंभा। जैता और कुंभा। जब पता चला राजा मालदेव को कि यहां शेरशाह का आक्रमण होने वाला, 80,000 की सेना को लेकर आ रहा है, कौन? शेरशाह। तब
अपने सेनापति जैता कुंभा को भेजा और जैता और कुंभा को भेजकर तैनात किया कि जाओ देखो यहां पर मेवाड़ घुसने का, मेवाड़ का प्रवेश द्वार है जिसको चित्तौड़गढ़ कहते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ को भेज दिया उधर से मारवाड़ घुस जाएगा। समझ में आ रहा बात? इसलिए याद रखना, राजस्थान का प्रवेश द्वार या मेवाड़ का प्रवेश द्वार ऐसा कुछ बोले तो चित्तौड़गढ़ अभेद किला है, उसको कोई भेद ही नहीं पाया, उसको अगर क्रॉस करोगे तब तो आप लोग जाओगे। तो इस समय याद रखना बेटा, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। जैता कुंभा जब यहां पर तैनात थे अपनी सेना को लेकर, तो राजा के पास ना गुप्त चिट्ठियों को भेजकर राजा के मन में भ्रम फैलाया गया कि आपके सेनापति को मैं खरीद लिया, शेरशाह खरीद लिया, जैता और कुंभा को। समझ में आ रहा बात? भ्रम भ्रम आपको कोई बोल देगा सर तेरे बारे में ऐसे सब बोल रहे थे, उस दिन से नफरत है, आप रिसर्च भी नहीं करोगे। आपको आपका कोई दो बेस्ट फ्रेंडशिप है, आप लोगों का दिख रहा है मित्रता, तो बीच में एक जन फूट डाल देगा, बहन तेरे बारे में ऐसे सब बोल रही थी रे, खत्म वहीं पर, फिर दरार। यही कहानी, भ्रम फैला दिया गया। जब भ्रम फैलाया गया तो राजा मालदेव भयभीत हो गया, बोला मेरे ही सेनापति मेरे को ही कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। राजा मालदेव भाग गया, छोड़कर, युद्ध छोड़कर भाग गया। पर जैता और कुंभा की देखो बेटा, बोला चाहिए कि जैता और कुंभा की निभाने वाले को क्या बोलेंगे? हाँ, वफादारी। और यह शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है। कोई वफादार नहीं है, आपके अपने ही मारेंगे पीठ में चाकू। यही कहानी, जैता कुंभा मार देंगी चाकू से, लगा किसको? राजा मालदेव। भाग गया युद्ध छोड़ के। पर जैता कुंभा की वफादारी देखो, मात्र 12,000 की सेना थी और उनके सामने 80,000 की सेना। जैता कुंभा फिर भी जीते और वीरता का प्रदर्शन करते हुए 80,000 की सेना को परास्त किया। तब उस समय शेरशाह ने एक कोर्स जारी करता है, मैं हुमायूं के लिए हिंदुस्तान छोड़ सकता था, पर मुट्ठी भर बाजरा, क्योंकि इस क्षेत्र में बाजरा की क्या होती है? खेती होती, मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं हिंदुस्तान खो बैठता। ये स्टेटमेंट को कोर्स को डालकर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये किसका कोर्स है, तो मुट्ठी भर बाजरा के लिए हिंदुस्तान खो बैठता। सोचो, एक क्षेत्र में घुसा मारवाड़ में केवल बाजरा के प्राप्त करने के लिए। सारांश बता रहा हूं मैं आपको। और अगर वो युद्ध को हार जाता, शेरशाह सूरी या मारा जाता, तो पूरा हिंदुस्तान उसके हाथ से गैर। यही लिखता है शेरशाह सूरी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की लालच में, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सत्ता को खो बैठता। क्लियर है? और युद्ध का निर्णायक योद्धा कौन है? तो जैता और कुंभा। इसीलिए इतिहास के पन्नों में जैता और कुंभा का नाम हमेशा लिया जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध। चित्तौड़गढ़ एक अवैध किला है, क्लियर हुआ? चित्तौड़गढ़ अवैध किला डियर, ठीक है डियर? चित्तौड़गढ़ को याद रखना बेटा, अवैध किला। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ शासक है ना, राजा मालदेव और शेरशाह सूरी का युद्ध देखने को मिलता है। इसके दोनों के आपका सेनापति कौन है? तो जैता और कुंभा, जिसको गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। 80,000 की सेना के सामने 12,000 की सेना, फिर भी जीते कौन? जैता कुंभा। चित्तौड़गढ़ अभियान याद रखना बेटा। ये पुष्कर झील है, ये पुष्कर है। पुष्कर को याद रखना, पुष्कर एक धार्मिक स्थान है, रिलीजियस प्लेस है, धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान है, पुष्कर झील है। पुष्कर में पुष्कर झील है, धार्मिक स्थान है। याद रखना, पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा टेम्पल। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है? तो पुष्कर। पुष्कर पूरे भारत में 2 जगह पशु का मेला लगता है। एक तो पशु ठीक, पशु मेला, एनिमल मार्केट पूरे भारत में 2 जगह लगता है। एक तो बिहार, सोनपुर, बिहार का सोनपुर। दूसरा पुष्कर। तो पूरे भारत का दूसरा बड़ा पशु का मेला पुष्कर लगता है, जबकि बड़ा पशु का मेला कहां? सोनपुर, बिहार। ये अजमेर है। मुस्लिम धर्म में, ठीक है, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करो, मुस्लिम धर्म में, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे इतिहास में, एक तो भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, एक सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। तो सूफी संत हुए जिसने सूफी का प्रचार प्रसार किया। सूफी संत हुए मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम बोल रहा हूं? मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है ना अजमेर में। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। ओके, मुसलमानों का तीर्थ स्थल, भारत में सबसे बड़ा केंद्र, मुसलमानों का तीर्थ स्थान। उर्स का मेला लगेगा। क्या लगेगा? उर्स का मेला।
मुसलमानों का तीर्थ, अब मुसलमान गुरु कौन, सूफी संत कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका मकबरा है। मकबरा, इनका कोई टेंपल होता नहीं है, जाकर मकबरा में इबादत करते हैं। ओके, तो याद रखना अजमेर में जाकर इबादत करते। याद रखना बेटा, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो अजमेर। मुसलमानों का तीर्थ स्थान माना जाता है। पूरे भारत का सबसे गंदा शहर, तो ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, गंदा शहर, ठीक, पॉल्यूशन के मामले में बोल रहा हूं। ओके, तो भारत का गंदा शहर अजमेर, ठीक। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। याद रखना बेटा, यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम मस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा अजमेर आएगा, और यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़कर, याद रखना बेटा, 2.5 दिन में मस्जिद के रूप में उसको परिवर्तित कर देगा। इसलिए उस मस्जिद का नाम क्या पड़ जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके, अजमेर में है, ठीक है, क्लियर। उदयपुर को झीलों का शहर, झीलों का शहर। उदयपुर में याद रखना, पुष्कर, अन्ना सागर, 2 झील पकड़ लीजिए। अन्ना सागर झील से कौन सी नदी ने, लूनी नदी भूमि से निकलकर कहा विसर्जित, भूमि में, ठीक। चित्तौड़गढ़, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, भारत का याद रखना बेटा अभेद किला। मेवाड़ का प्रवेश द्वार किसको कहते थे, चित्तौड़गढ़ में कौन सा युद्ध, गिरी सुमेर, याद रखना। राजा मालदेव और किसके बीच में, तो शेरशाह, इसके सेनापति कौन, जैता कुंभा, क्लियर। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान खो बैठता, किसका कोर्स था, शेरशाह। अजमेर में क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, 2.5 दिन का झोपड़ा, मुसलमानों का तीर्थ स्थान। जयपुर याद रखना बेटा, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर। भारत के प्रमुख हाईटेक शहर में से एक शहर है। यहां याद रखना बेटा हवा महल है। क्या है, पिंक सिटी है। ओके, जयपुर में पिंक सिटी, हवा महल है। जयपुर में याद रखना बेटा, इसी जयपुर में आपका चित्तौड़गढ़ आमेरगढ़ का किला है, आमेर फोर्ट कहाँ है, तो जयपुर। यहाँ चित्तौड़गढ़, यहाँ आमेरगढ़। ओके, अभी इतना ही पॉइंट याद रखो। ये झुंझुनू है, झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, तीनों को एक साथ लेना है। ये तीनों पूरे भारत में ना फेमस कॉपर का क्षेत्र है। तांबे के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है बेटा, तांबे के क्षेत्र, जैसे सोना में बताया था KGF, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, वैसे तांबा के लिए फेमस क्या है, झुंझुनू, खेतड़ी और अलवर। इसी अलवर में नेशनल पार्क, एक ठो बताया हूं पहले, अभी एक ठो बोल रहा हूं, ऐसे 3-4 ठो नेशनल पार्क यहाँ याद करेंगे। यहाँ अलवर में सरिस्का नेशनल पार्क, ओके, देखो तो याद करो तुम। याद हो रहा है, पिंक सिटी, गुलाबी शहर। यहाँ के जो राजा थे ना, ठीक, वो इतने ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए कि अपने प्रेम का प्रदर्शन देना चाहते थे। यहाँ की राजकुमारी को ना पिंक कलर पसंद बहुत था, तो पूरे शहर को गुलाबी रंग से पुतवा दिए थे। क्लियर, आज भी ये नियम है, प्रशासन का नियम है, क्योंकि आज भी राजस्थान में रजवाड़ा शासन देखने को मिलता है, उनकी जो पीढ़ी चलती आ रही है। क्लियर, जैसे हमारे बस्तर में, क्या बोला, बस्तर में